योर विजन अबाउट विजेत्रा मोबिलिटी? बेसिकली विचित्रा का मैं आपको ये बताता हूँ कि हम लोगों ने ये नाम कैसे लिया. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ जैत्रा एंड विजेतर, राइट. तो जैत्रा इज अ सेकंड चैट्रियोड ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड विजेतर इज अ विंड इन बोशनियन लैंग्वेज. तो कॉम्बिनेशन जब हम इसका करते हैं तो ये विजेत्रा निकलता है. तो विजेत्रा मीन्स हो गया कि ये लॉर्ड कृष्णा का रथ है जो कि हवा में विजय के लिए उड़ता है. कि कितना सुरक्षित होगा अगर हम सारे रूल रेगुलेशंस पास हो जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, हमें स्पेस मिल जाती है, एयर स्पेस मिल जाती है और फ्लाई करने के लिए, सेफ कितना होगा पब्लिक के लिए? मैम ये इसमें आप 2 से 3 टियर की सेफ्टी है. हमारी अपनी खड़ी है और उसको लिया घर अपने पहुंच गए लखनऊ या जहाँ भी जाना. जी पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है मैम. सर हम लोगों ने जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो ग्लोबल अराउंड 10 से 12 प्रोजेक्ट्स को हमने पहले स्टडी किया. क्या ऐसा कुछ आसमान में उड़ते हुए हेलीकॉप्टर या एयरप्लेन को देखते हुए दिमाग में कुछ ऐसी चीजें थी हमारे? मैं जब अपने 10+2 और 10th में कुछ होऊंगा तो मेरे दिमाग में कुछ था कि आई विल ज्वाइन IIT एंड बिल्ड रॉकेट फॉर इन कंट्री एंड समथिंग. But that time I get selected from Indian Air Force on some special entry scheme. जमीन पर बैठ क्यों आसमान देखता है, पंख अपने खोल, जमाना उड़ान देखता है. नमस्कार, वंदे मातृभूमि में आपका हार्दिक अभिनंदन है. आज हमारे साथ श्री रतनदीप त्रिपाठी जी हैं जो विजेत्रा मोबिलिटी के फाउंडर एंड CEO हैं. और आज उनसे हम जानेंगे, जैसे हम सपना देखते हैं कि इतने जैम, इतने ट्रांसपोर्ट के बाद हम किस तरह से एक सिटी से दूसरी सिटी पहुँचे, इसी प्रॉब्लम को, इसी समस्या का समाधान वो करने में लगे हुए हैं. नमस्कार, मैं अभिषेक. वंदे मातृभूमि में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत. आज हमारे संग जो रतनदीप त्रिपाठी जी हैं, इनके बारे में तारीफ करना तो एक सूरज को दीपक दिखाने के बराबर होगा. सबसे बड़ी बात यह है कि आज की डेट में जो सबसे बड़ा चैलेंज है ट्रैफिक प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन ढूंढना. तो इस दिशा में जो हमारे रतनदीप जी जैसे इनोवेटर्स हैं सतत प्रयासरत हैं और अपनी जो उनकी विज्ञान की नॉलेज है, जो उनका एक्सपीरियंस है, जो उनका संग में एक उन्होंने इकोसिस्टम तैयार कर रखा है, उससे उसकी हेल्प लेते हुए वो एक ऐसे इनोवेशन में काम कर रहे हैं जो शायद हमारे, आपके और पूरे देश के लिए एक बहुत ही गर्व का विषय है. तो इस बारे में और चर्चा करने के लिए शायद हम लोग उतने ज़्यादा काबिल नहीं हैं, तो क्यों ना हम लोग रतनदीप जी से ही मुखातिब होते हैं और उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये ऐसा इनोवेशन हो क्या रहा है. रतनदीप जी, आपका हार्दिक स्वागत वंदे मातृभूमि में. और आज हम यहाँ पे आपके साथ बैठे हैं, हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है. हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं कि सबसे पहले रतनदीप जी की ये जर्नी कैसे शुरू होती है, कहाँ से होकर के आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि आज हम इनोवेशन, वो एक ऑलमोस्ट प्रोडक्ट डेवलप हो चुका है और शायद आगे आने वाले समय में हम लोग उसको रूबरू सब लोग देखेंगे. तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी शुरू कैसे हुई, कहाँ से ये सपना आपके दिमाग में आया और वो धीरे धीरे कैसे शेप अप हुआ एक, और कैसे मतलब ये ख्याल कहते हैं ना कि कैसे ख्याल आया मन में, तो ऐसा क्या? सबसे पहले तो थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग मी. थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी. मैंने जर्नी अपनी स्टार्ट की थी 24 ईयर्स पहले. अच्छा. विद इंडियन एयर फोर्स. ओके. सो आई वाज अ इंजीनियर. I work in multiple aircraft, fighter aircraft, trainer aircraft, bigger, larger transport aircraft. So I get all of exposure in Indian Air Force, how the aircrafts are working. Okay. But initially, I work how we support Make in India in Indian Air Force and all. So that time I also support Indian Air Force to make some indigenous spares, technology to support their innovations. So after my Air Force journey, I joined corporate, started with Garuda Aerospace,
then Skyhawks Aerospace, then started my Vijitra Air Mobility 2023. So along with Vijitra, I also joined Advanced Air Mobility based in US as a country head. Okay. So after joining all these bigger institutes or global institute, I get an exposure of eVTOLs, air taxis, how they are building in US or European countries. Because I have to build that same platform in India. So I joined as a country liaison or country head of that institute, and they honored me for these positions to become a country head. So I start getting how the air taxis are working in US and European countries and Middle East they are working. And same platform I can work and build in India also. And these platform can use as a airport feeder. You can take airport feeder from airport to Noida, your society in just 20 to 30 minutes. Or you want to IGI to Jewar airport, it will take hardly 30 minutes, like airport feeders. So they will have a multiple utilizations, and they are building in electric and hydrogen multiple platforms. And even also air ambulance platform can work on these things. So these are very initial things we are building in India. It's good that you are working with Indian Air Force first of all, then you moved to so many multinational companies and you became head of those companies. तो ये जो विचार था आपके दिमाग में उसी समय आया, या ये मैं कहूँ कि एक सर बचपन का भी होता है कि जब हम क्लास 7th 8th में होते हैं तो क्या ऐसा कुछ आसमान में उड़ते हुए हेलीकॉप्टर या एयरप्लेन को देखते हुए दिमाग में कुछ ऐसी चीजें थी हमारे? हाँ बिल्कुल थी सर। मैं जब अपने 10+2 और 10th में कुछ होऊंगा तो मेरे दिमाग में कुछ था कि आई विल ज्वाइन IIT एंड बिल्ड रॉकेट फॉर इन कंट्री एंड समथिंग लाइक। अच्छा। But that time I get selected from Indian Air Force on some special entry scheme, and they do commission for me and give engineering degree and all, right? Okay. So I get an opportunity, but through the Indian Air Force. After my service career, I start working in startups and founded my startup in India and working with global agencies in US like Advanced Air Mobility, and I'm also member of some European agencies that call us Salam. So I'm a country head for that also. Salam, is there any full form for that? Yeah, they are a Sky Alliance of autonomous air mobility based in Austria. Okay. So my startup Vijitra and one more startup that's name is the Fly Now. Fly Now basically building a electric helicopter single seater, and that aircraft is ready. They are based in Austria. So though companies are there, and we have a collaborations and all of these. So all of these supporting our innovations, our country, that then you can build such kind of platforms. Or you can, if you are trying to build any platform, just not having any exposure, it's not possible for Indian Indian ecosystem at least. बहुत ही सिंपल सा एक सवाल है, बहुत ही आम भाषा में, कि कितना सुरक्षित होगा अगर हम सारे रूल रेगुलेशंस पास हो जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, हमें स्पेस मिल जाती है, एयर स्पेस मिल जाती है और फ्लाई करने के लिए, सेफ कितना होगा पब्लिक के लिए? मैम ये इसमें आप 2 से 3 टियर की सेफ्टीज हैं इस eVTOLs में, और स्पेशली इन माई प्लेटफॉर्म विजित्रा में। अच्छा। हाँ जी। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने इसके रेगुलेशंस पे बहुत इमीडिएट वर्क कर रही है। एवरी 30 days वी हैव अ मीटिंग। इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ सिविल एविएशन ने, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एक टास्क फोर्स फॉर्म करी है, UAM टास्क फोर्स। उसमें दे सेलेक्टेड 4 to 5 स्टार्टअप इन इंडिया। बिगर स्टार्टअप्स आर देयर एंड दे सेलेक्टेड सम US स्टार्टअप ऑल्सो, some Japanese startups are there, and we have a meeting in every 30 days. So government building all regulatories like a waypoint, landing, takeoff, refuelings, everything, right? And after starting first project or prototype, they given outer skirts of a city like Gurgaon or Sona, something like that. Not in city. It will be out of city. And third, security. In my platform, I have a parachute option. अच्छा। If everything goes off, electricity goes off, hydrogen goes off, then pilot having our last safety features, they can pull mechanical plunger and full aircraft will be parachuted and it will be settled down in ground. So
if you like heard some accident in Char Dham Yatra and Vaishno Devi Yatra, every month there is a one helicopter is crashed. Correct, correct. So that is the solution. Full aircraft parachute system is a solution for that helicopter. Okay. So accident is very rare in this kind of machine. Okay. सर ये चर्चा में अभी आपने एक टर्म यूज किया ईवीटॉल। ये आप जानते होंगे ईवीटॉल, लेकिन हमारे दर्शक शायद इसको नहीं समझ पाएंगे, तो क्या इस पे थोड़ा सा अपना प्रकाश डालेंगे? मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी आम पब्लिक थोड़ा हिंदी तो आप इसको वो ठीक है, हिंदी में समझाना चाहिए। जी तो ज्यादा अच्छा मैं होगा। कोशिश करूंगा। बिल्कुल। मैम ईवीटॉल बेसिकली इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग एयरक्राफ्ट। Okay. जी मैम। सो वीटॉल एयरक्राफ्ट बहुत पहले से बन रहे हैं, 40 साल पहले से बनाने की कोशिश कर रही है यूएस की मिलिट्री। अच्छा। बट उनमें इलेक्ट्रिक नहीं था, तो वो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। उनके इंजन्स पे वो वर्क नहीं कर रहा था। जब ये ईवीज इनोवेशंस आए, ईवी टेक्नोलॉजी आई, तब ये सक्सेसफुल हो पाए और ये इन्होंने हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस कर दिया। अच्छा। सो ये आपकी कॉर्पोरेट टावर से टेक ऑफ लैंडिंग कर सकते हैं, हॉस्पिटल की छत से टेक ऑफ लैंडिंग कर सकते हैं, आपकी सोसाइटी में लैंड कर सकते हैं। एंड अभी हम लोगों ने रिसेंटली जियोवीपी रिलायंस ग्रुप के साथ एक पार्टनरशिप करी है। सो जियोवीपी के क्या प्लानिंग्स हैं, वो नेक्स्ट जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है उस पे अराउंड 1000 न्यू पेट्रोल पंप बनाएगी, बिगर साइज ऑफ पेट्रोल पंप, एंड that petrol pump having takeoff landing facilities for that eVTOLs for a charging also. So if you plan to travel from Delhi to Mumbai in my aircraft or other aircraft, they having a capacity to charge that aircraft on electric and hydrogen, and yes, and passenger boarding and onboarding also, and refreshment also. Yes. मीन्स कि ये हम सपना देख सकते हैं कि तैयार हुए, हमारी अपनी खड़ी है और उसको लिया, घर अपने पहुंच गए, लखनऊ या जहाँ भी जाना। जी पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है मैम। और इसमें क्या काम हो रहा है कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज आ रही हैं अभी। तो इलेक्ट्रिक का जो लॉन्चिंग है वो 2028 में है। फर्स्ट इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट आ जाएगा इंडिया में, इट विल फ्लाई ऑल्सो। उसके एक साल बाद हाइड्रोजन आ जाएगा। तो हाइड्रोजन आपको जो है वो 600 किलोमीटर तक की रेंज देगा। तो आप नोएडा से, दिल्ली से लखनऊ तक सिंगल चार्ज में आप ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा, सेल्फ मीन्स कि अगर मैं ड्राइव करके जाना चाहूँ तो मुझे नहीं, प्रॉपर नहीं, ट्रेनिंग आप नहीं, दोगे? अभी यहाँ पे उसके लिए आपको पायलट की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, कन्वर्जन कोर्स करना पड़ेगा। ऑल्दो ये सिस्टम जो है ये अनपायलटेड है, ये ग्राउंड से ही उड़ाए जा सकते हैं, लेकिन सिविल एविएशन में अभी उतने इनोवेशंस नहीं हुए हैं, उतनी अथॉरिटीज मैच्योर नहीं हुई हैं कि हम अनमेंड में पैसेंजर्स को बिठाएं। अच्छा। तो इवन यूएस में और यूरोपियन कंट्रीज में ईसा भी परमिट नहीं कर पा रहे हैं कि वो लोग पैसेंजर्स को विदाउट पायलट मशीन में बिठा पाए। अच्छा। इसीलिए machine is capable to do all these operations, but authorities are not giving approval for a passenger transportation, unmanned passenger transportation. So मैंने अभी फ्लाई नाउ की बात की आपसे, तो फ्लाई नाउ के बाद के पास एक सिंगल सीटर हेलीकॉप्टर है, उसमें पायलट की जरूरत नहीं है। आप बैठेंगे, गेट बंद करेंगे, उसमें उसके कंप्यूटर में वे पॉइंट्स डालेंगे, आपको वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। बट यूरोपियन गवर्नमेंट ने उसको अप्रूवल नहीं दिया है, बिकॉज उसमें पायलट नहीं है, बिकॉज पॉलिसीज अभी इतनी मैच्योर नहीं हुई हैं जितना टेक्नोलॉजीज मैच्योर हो गई है। तो टेक्नोलॉजी हैविंग अ कैपेसिटी कि आपको ले जा सकती है, बट अभी पायलट चाहिए आपको एटलीस्ट 2 to 3 years। तो पायलट उसके बाद गवर्नमेंट सेकंड फेज में आएंगे ये ईवीटॉल्स, तो दैट टाइम ईवीटॉल्स अनमेंड ऑपरेशंस में भी पॉसिबल। तो अभी जो गवर्नमेंट के अप्रूवल्स हैं वो कार्गो में कर सकते हैं। आप उसमें 100 kg 200 kg का कार्गो डाल के एक जगह से दूसरी जगह आप ले जा सकते हैं, इवन हायर माउंटेन्स पे भी ले जा सकते हैं। करेक्ट। तो पहले वो ट्रायल बेसिस पे कार्गो को यूज करेंगे, उसके बाद जब वंस इट इज सक्सेसफुल देन ह्यूमंस कैन स्टार्ट यूजिंग दैट। यस ग्रेट सर, ये तो मतलब एक एकदम यूनिक चीज है। तो सर ये अपने आप में बड़ा ही डिफिकल्ट था सोचना इसको, तो उसमें चैलेंजेस आपने कुछ फेस किए थे शुरू में, और वो चैलेंजेस क्या हमको गवर्नमेंटल सपोर्ट मिला या आपने अपने कोई एक नेटवर्क ऐसा बनाया जिससे आप यू वर एबल टू ओवरकम दोस चैलेंजेस, ऐसा कुछ? सर हम लोगों ने जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो ग्लोबल अराउंड 10 से 12 प्रोजेक्ट्स को हमने पहले स्टडी किया कि कुछ प्रोजेक्ट्स क्यों सक्सेसफुल हुए यूएस के,
कुछ क्यों फेल हो गए। जैसे जर्मनी के 2 प्रोजेक्ट्स हैं वो फेल हो गए, अच्छा। बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स थे वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई, वो कमर्शियलाइजेशन पे नहीं जा पाए। क्यों नहीं जा पाए, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने स्टडी करी। यूएस के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो 5 सीटर एयरक्राफ्ट बना रहे हैं और सिमिलर हेलीकॉप्टर टाइप बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, अच्छा। एंड दे आर सक्सेस। जर्मनी ने क्या किया कि वो 7 सीटर बना रहे थे और उन्होंने कुछ उसमें लाइक अ जेट, फाइटर जेट और टाइप की कुछ उन्होंने उसमें डाला जो कि पॉसिबल नहीं था। इवन दो टेक्नोलॉजी बहुत बेटरमेंट में थी, बट वो अर्बन एयर मोबिलिटी के लिए नॉट सुटेबल था। तो ये हम लोगों ने स्टडी करी। उसके बाद ये देखा कि इंडिया में अभी तक क्या हुआ है, इंडिया में किसी भी एयरक्राफ्ट का पेटेंट नहीं है, फुल एयरक्राफ्ट का पेटेंट किसी ने नहीं किया। हाँ, करेक्ट। सबसे पहले तो सर आपको बहुत सारी बधाइयाँ इसके लिए कि आपने जी, तो पेटेंट ग्रांटेड हाँ, ये नहीं था किसी भी स्टार्टअप के पास, और इवन जो गवर्नमेंट एजेंसीज काम कर रही हैं इंडिया में, किसी के पास अपना एयरक्राफ्ट का पेटेंट नहीं था। वो डोनियर बना रहे थे, तो वो दूसरी कंट्री से टीओटी लेके बना रहे थे बिल्कुल। पैसेंजर एयरक्राफ्ट। तो हम लोगों ने सबसे पहले पेटेंट पे काम किया सर, इसके डिज़ाइन पे। अब पेटेंट को इंडिया में करने के लिए पहले आपको डिज़ाइन को कॉन्फिडेंस में रखना होता है। आपने अगर किसी को डिज़ाइन शेयर कर दी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो इट मे गॉट कम्प्रोमाइज। तो इसीलिए हम लोगों ने इसको लो प्रोफाइल में रखा। जब तक पेटेंट इसके हमारे रजिस्टर्ड नहीं हो गए, हमने इसके डिज़ाइन को शोकेस नहीं किया। इवन स्टार्टअप इंडिया में, इवन IITs में, कहीं भी हम लोगों ने शोकेस नहीं किया। स्टार्टअप वो पेटेंट हमारे रजिस्टर होने के बाद फिर हमने सब जगह स्टार्ट किया कि हाँ वी आर बिल्डिंग दिस प्लेटफॉर्म, और पेटेंट हमारा फाइल्ड हो गया है। सेकंड पेटेंट भी हमने फाइल्ड कर दिया है। देन उसके बाद वो ग्रांट हो गया। इसके बाद हमारे पास IIT का सपोर्ट आ गया, IIM लखनऊ का सपोर्ट आ गया, एंड और भी सर बहुत सारे, वी हैव मल्टीपल सपोर्ट्स इन इंडियन एजेंसीज एंड इवन सऊदीज की गवर्नमेंट, सॉरी कि UAE की गवर्नमेंट ने हमें इनवाइट किया है इसके लिए फॉर इनोवेशन लाइसेंस के लिए। ओके। तो उन्होंने हमें वहाँ पे स्कॉलरशिप दे दी, सब्सिडीज 90% ऑफ कर दिया वहाँ पे के लिए, एंड वो दे हैव अ डेडिकेटेड फंडिंग अप टू $1 billion फॉर इनोवेशंस। तो ये सारी चीज़ें सर इसीलिए होती हैं, जब आपने इनोवेशन किया उसको प्रोटेक्ट किया। करेक्ट। अगर मैं किसी भी प्लेटफॉर्म को लेके कहीं चाइना से लेके उसको वाइट लेवल करता, तो हार्डली गेट इन नोटिस्ड और इन्विटेशंस। इसीलिए तो अगर इसमें देखा जाए फॉरेन का इनोवेशन और इंडिया के इनोवेशन में मतलब डिफरेंस क्या है सपोर्ट में? फॉरेन में और इंडिया के इनोवेशंस में मशीन इक्वली कैपेबल है। इंडिया की इट्स नॉट लाइक अ सस्ती मशीन, इज इक्वली कैपेबल, इक्वल स्टैंडर्ड के स्पेयर्स हैं इसमें, बट जो वर्कफोर्स है वो इंडिया में अफोर्डेबल है, यूएस में नहीं है। बिल्कुल। इसीलिए ये अफोर्डेबल है इन कंपेयर विथ यूएस। एंड अब इस प्लेटफॉर्म को हमने ये पेटेंट इंडिया में कर लिया, हम इसको मिडिल ईस्ट में बना सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म। इफ दे रिक्वायर्ड अ बिगर प्लेटफॉर्म, हम वहाँ बिगर बना सकते हैं। इफ दे रिक्वायर्ड स्मॉलर बना सकते हैं। एंड TOT पे इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं मल्टीपल कंट्रीज में। अच्छा। तो सर आपका डिजाइन का पेटेंट हो गया? डिजाइन का पेटेंट सर ग्रांटेड हो गया। ग्रांटेड, दैट इज रियली क्लैप वर्दी। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। मतलब मेक इन इंडिया है सर, बिल्कुल मेक इन इंडिया है। ये पूरा का पूरा मेक इन इंडिया है और इक्वली स्टैंडर्ड विद द ग्लोबल US एयरक्राफ्ट। इसमें हम लोगों ने कभी कभी मेक इन इंडिया में कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, बट हमने नहीं किए हैं। कुछ हमने स्पेस जो US की एयरक्राफ्ट में लग रहे हैं, उन सब सेम एयरक्राफ्ट स्पेस को इसमें भी लगाया है। अच्छा, क्या बात है सर। इट्स रियली प्राउड फॉर ऑल ऑफ अस। हमारे दर्शकों के लिए भी ये एक नई जानकारी है कि एक इस तरीके का भी एक eVTOL एयर मोबिलिटी सिस्टम हमारे रतनदीप त्रिपाठी जी ने डिज़ाइन किया और उसका पेटेंट भी हमको मिल गया है, विच इज़ एज गुड एज यूरोपियन एंड US मशीन्स। सो इट्स रियली अ ग्रेट थिंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम वंदे मातृभूमि। थैंक यू सर, थैंक यू। और एक मेरा यही सवाल है कि जैसे बहुत सारे लोग इनोवेशन करते हैं, राइट ना, इनोवेशन में कुछ भी जो उनका होता है करते हैं, बट वो कहीं जाके मात खा जाते हैं कि उनको सपोर्ट फाइनेंस से या फंडिंग से। तो कुछ ऐसा आप गाइड करना चाहेंगे कि हाँ, हमारे बहुत से दर्शक भी कुछ ना कुछ इनोवेटर्स हैं। इट्स रियली यंग जनरेशन तो मेरे ख्याल से 80% से ऊपर जो आज की डेट में टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट्स दैट्स कॉल मतलब TRL 4 to 5 पे स्टार्टअप्स आने के बाद उनके लिए वैल्यू ऑफ डेथ हो जाता है। करेक्ट। बिकॉज उन्होंने प्रोटोटाइप बना लिया बट वो कमर्शलाइजेशन तक नहीं जा पाते हैं, तो ये वैल्यू ऑफ डेथ है जी। एंड ये सिमिलर सिचुएशन हमारे साथ भी आ रही थी, बट
we are incubated in IIT Delhi and I am Lucknow, so they have a good support. इनका ecosystem, they have a good ecosystem. And इसके बाद I have connected with Nescom. Nescom हमें support करता है through deep tech, startup, launchpad and all. So they connected with investors and all. तो ये सारी की सारी चीजें हमें काफी support करती हैं. तो we है ये it's there. You are very अभी correct. तो गवर्नमेंट भी आई थिंक बहुत यस ही एंड support गवर्नमेंट कर के रही है। साथ हम लोग PSUs के साथ काम कर रहे हैं. ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पे गवर्नमेंट हमें फंड कर रही है. देन गेल इंडिया हमें फंड कर रही है. दे आर कमिंग टू फंड दिस हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स. सर ये जो हाइड्रोजन है मीन्स हमारा एज अ लेमैन हमारी नॉलेज उतनी नहीं है. नहीं ये है। हाइड्रोजन किस तरीके से यूज होगा एज अ फ्यूल, लाइक जैसे अभी आप कह रहे हैं ईवीटॉल, दैट इज इलेक्ट्रिक, जो कि बैटरी स्पेशल लिथियम बैटरी पे चलता है. बैटरी सपोर्टेड. अभी ये हाइड्रोजन कैसे काम करेगा एज अ फ्यूल? सर ये हमारी थोड़ी जानकारी कम है. नहीं मैं सर बहुत सिंपल समझाऊंगा आपको. इलेक्ट्रिक में एक लिमिटेशन है कि वो 220 तक जा सकता है मैक्सिमम. आप इसके बाद अगर बैटरी बढ़ाएंगे तब भी वो रेंज नहीं बढ़ा सकता. सो रीजनल एयर कनेक्टिविटी में इशू आ रहा था कि इस एयरक्राफ्ट को हम लोग रीजनल एयर कनेक्टिविटी में नहीं कनेक्ट कर पा रहे थे. तो हमने क्या किया, इसमें जो इसकी बैटरीज हैं उसमें से अराउंड 60% बैटरीज को रिमूव कर दिया और उसमें हमने हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स स्टैक्स लगा दिए, दैट सिस्टम. ओके. एंड इसके जो विंग्स में हमने टैंक्स लगा दिए हाइड्रोजन के. अच्छा. सो होगा क्या, जो हाइड्रोजन टैंक से हाइड्रोजन आएगी जी. फ्यूल सेल्स स्टैक में और उस वहाँ पे एक हाइड्रोजन जनरेटर्स रहते हैं. अच्छा. तो हाइड्रोजन जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, बैटरी के थ्रू वो सप्लाई पहुंचेगी जो प्रोपेलर्स को ओके मूव पावर देने के लिए. तो ये एक बहुत सिंपल सिस्टम है, सिस्टम, बट इसको बनाने में और इसके इंजीनियरिंग में इट टेक्स ऑन मींस यूजिंग hard पेन एंड things. पेपर इट इज वेरी इजी, लेकिन एक्चुअली दर्शकों, अभी रतनदीप जी ने जो बताया सिस्टम को, वो एक वीडियो के द्वारा हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे. रतनदीप जी ने तो बहुत इजी उसमें बता दिया, बट हम एक वीडियो के द्वारा इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं. ये है आपके लिए वीडियो. Hydrogen refuel departure. Please turn off all electronic equipment, including your mobile phone. Flight 101, you are clear for vertical takeoff. सर ये प्रोटोटाइप स्टेज में हो चुका है अभी या डिजाइन का ही नहीं केवल अभी हुआ है? हमने प्रोटोटाइप इसका लॉन्च कर दिया है. IIT दिल्ली में अभी डिफेंस इनोवेशन समिट हुआ था फरवरी में, तो हमने इसका 5 टाइम्स स्मॉलर जो है वो हमने शोकेस किया था. अच्छा. तो डिज़ाइन हमारे रेडी हैं ओके. और जब हमें ज़रूरत पड़ती है जिस टाइप के प्रोटोटाइप लॉन्च करने की, उस टाइप हम लोग कर देते हैं. तो अभी हमने 1:5 का प्रोटोटाइप लॉन्च किया था IIT दिल्ली में. अच्छा. और नेक्स्ट जो प्रोटोटाइप लॉन्च करने जा रहे हैं वो दिसंबर एंड में करने जा रहे हैं. वो हाफ स्केल रहेगा एंड इट ऑल्सो अ कॉमर्शियली फिजिबिलिटी वो जाएगा फॉर इंडियन आर्मी के ऑपरेशंस पे, हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस पे. अच्छा. वो यूटिलाइजेशन होगा सर उसका. और हम कहें कि अगर वो जो सपना हमने देखा है कि यहाँ से हम एयरपोर्ट तक फ्लाई कर रहे हैं, वो कब तक सर फिजिबल होगा? मोस्ट प्रोबेबली 2028 तक हो जाएगा. 2028 तक. सर बहुत गवर्नमेंट इज पुशिंग ऑल ऑफ फेज. Okay. सो डेफिनेटली जैसे अभी मेरी सर अंडरस्टैंडिंग है कि वो पॉलिसी मेजर्स अभी शायद उतने मतलब शायद बन नहीं पाए हैं या उस पर डिस्कशन ही चल रहा है अभी. ऐसे नहीं, डिस्कशन नहीं चल रहा है सर. गवर्नमेंट काम कर रही है इस पे, अच्छा काम कर रही है. एज अ मेंबर आई एम अ टास्क फोर्स मेंबर. तो अब इन एवरी 30 days गवर्नमेंट हैविंग अ मीटिंग विद अस एंड ऑल स्टेक होल्डर्स, ओके. like a flight plane, charging, so everything is there. So definitely 2028 we will hit 2028 the milestone. so we are ready to fly. Yes, so yes, definitely. And 2028 first pilot project will be in Delhi NCR only. Okay. Government is already given the directions for pilot projects. तो दिल्ली NCR के दर्शकों, आपके लिए खुशखबरी है. 2028 में हम आसमान से आएंगे जाएंगे. जी. और और हर नागरिक इसमें सफर कर सकता है. अच्छा. आप जैसे ओला उबर बुक करते हैं, ठीक है. तो ये सेम. अच्छा, आम नागरिक के लिए उतना ही जी सस्ता और जी उतना जी ही. जी. तो जी. बहुत अच्छी बात है. और दर्शकों, ये सबसे बड़ी हमारे लिए गर्व की बात है कि शायद 2028 में हमें रतनदीप जी से मिलने के लिए शायद इतना वक्त नहीं मिलेगा, लेकिन आज वो हमारे बीच सर में हमेशा रहेगा. कोई तो आज हमने सही समय पे रतनदीप जी को इनवाइट किया और उन्होंने ये एक्सेप्ट किया हमारा इनविटेशन. उसके लिए उनका अगेन मैं फिर से बहुत धन्यवाद करता हूँ. और रतन जी के पूरी टीम को बधाई देते हैं हम वंदे मातृभूमि की तरफ से, ऐसे अच्छे इनोवेशन के लिए जो जनता के लिए है. जी. और एक क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे
कहा जाता था कि चप्पल पहन के फ्लाइट में घूमेंगे ना, कि क्या वही स्थिति रहेगी कि आम नागरिक भी इसको इसमें बैठ के जी, अपने जी। गंतव्य तक क्या? जी बिल्कुल मैम। ये हाँ, एयर टैक्सी हम लोग क्यों कहते हैं इसको, बेसिकली ये एक एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर एक एयरक्राफ्ट है, बट इस इनोवेशन प्लेटफॉर्म को हम लोग वाई वी आर प्रमोटिंग एज अ एयर टैक्सी, बिकॉज इट इज अ टैक्सी एवरीबन कैन यूज। सो ओला ओवर एक आम आदमी यूज करता है, आप 200 रुपये 250 रुपये इवन 1000 रुपीज दे के आप नोएडा टू दिल्ली IGI आप ट्रैवल करते हो। बिल्कुल। सिमिलर प्लेटफॉर्म ये प्लेटफॉर्म ऑफर करता है आपको, आप इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। इसकी ऑपरेशन कॉस्ट बहुत मिनिमम आती है, बिकॉज इसमें क्या होता है कि इंजन नहीं होते हैं, सो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है एंड ऑपरेशनल कॉस्ट काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। मेजर जो इसमें होता है वो पायलट की सैलरीज एंड वो सब, एंड ये प्लेटफॉर्म काफ़ी लॉन्गर लाइफ ऑफर करता है, इवन 35 ईयर्स तक इसकी लाइफ है। सो इसीलिए ये काफ़ी अफोर्डेबल है, अप टू आपको 1200-1300 रुपये में ये ट्रैवल कर सकते हैं आप इसमें। लेकिन एक सवाल मेरे मन में अभी अभी आया, जैसे हैंगर होते हैं उनके एयरक्राफ्ट के, एयरक्राफ्ट्स के, तो इसके लिए भी कोई तो मैम बेसिकली क्या होगा पोर्ट होगा जहाँ कि पे, हाँ। जी जो ये इसके लैंडिंग पैड्स हैं हाँ, उनको कहते हैं वर्टीपोर्ट्स, एडवांस वर्टीपोर्ट्स। वर्टीपोर्ट्स। vertiport। सो उनमें क्या रहेगा कि आपकी एक माइक्रो एयरपोर्ट की तरह रहेगा वो, अच्छा, चेक इन चेक आउट अच्छा। सिक्योरिटी एवरीथिंग वुड बी देयर, एंड वहाँ पार्किंग भी रहेगी। अगर वो बिगर है तो वहाँ पे 4 to 5 टैक्सीज पार्क हो जाता है, अच्छा, और अगर स्मॉलर है तो 1 or 2 वहाँ पार्क हो सकता है। अच्छा, वर्टीपोर्ट्स को ही गवर्नमेंट ने वो किया है, डेडिकेट किया है फॉर अ पार्किंग ऑफ एयर टैक्सीज। एयरपोर्ट पे दे आर नॉट कंसिडरिंग, एंड ये फिजिबल भी नहीं है। वी आल्सो डोंट वांट पार्किंग इन एयरपोर्ट, बिकॉज एयरपोर्ट पे वंस यू अगर आप एक बार फंस गए IGI एयरपोर्ट के इंटरनल उसमें, हार्डली यू गेट एनी चांस टू गेट इट फ्रॉम देयर। नहीं, एक मेरे शायद आप जो बोल रहे हैं मैं उसको विजुलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज ये बिल्डिंग है हमारी और ये एक हमारा वर्टीपोर्ट है, सर ये बेसमेंट में पार्क्ड है और इसमें आपका eVTOL स्टेशन है। नाउ it can go up to the 5th floor or say 10th floor. This particular pillar having that VTOL on the surface, और उसके बाद ये वहाँ जाकर के रूफ पे जाकर के आ जाता है ये पिलर जिसमें आपका VTOL है, एंड साइड से एंट्री हम लोग उसमें दे सकते हैं और वहाँ से वो फ्लाई कर जाएगा एंड अगेन इट विल गो डाउन। सर ये इट्स कैन ऑल्सो पॉसिबल, आप जो बोल रहे हैं बहुत अच्छा इनोवेशन आइडिया है ये। लेकिन अभी तक जो हम लोगों ने जितनी भी प्लानिंग करी है और वो सारी चीजें करी हैं वो ये करी है कि रूफ टॉप पे ही पार्किंग एंड टेक ऑफ एंड लैंडिंग अच्छा, है वो अभी। वहीं take लेकिन ये आपके जो आइडिया है ये तो और भी ज्यादा इनोवेटिव है, बिकॉज आप मुझे बेसमेंट में पार्किंग भी दे रहे हो। बेसमेंट में पार्किंग देते and हैं, it is सबके a- अलग अलग एक स्टेशन है। सपोज ये प्लेटफॉर्म है, हम Yes, जैसे yes, सोफे पे बैठे हुए हैं एंड इट विल गो अप। बट सर लेकिन बेसिकली क्या होगा कि न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी बनने वाले हैं उनमें तो बन सकते हैं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग है Existing है, उनमें उसमें बहुत problem प्रॉब्लम्स आती आएगी, हैं। हाँ, हाँ। और इनमें क्या होता है eVTOLs में जो ये एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ पे ऑडिट के बाद उनकी स्ट्रेंथ के बाद वहाँ पे वो प्लेटफॉर्म बन सकता है उनके लैंडिंग टेक ऑफ के लिए। तो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म में तो हम लोग ऊपर वाला यूज कर सकते हैं, हाँ जी। और जो न्यू बनने वाली है सोसाइटीज हैं, कॉर्पोरेट टावर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ ये हम लोग कर सकते हैं कि भाई बेसमेंट में भी हम कुछ डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। बिल्कुल। विशेष में एक क्वेश्चन और पूछो। यस प्लीज मैम प्लीज। जैसे रोड पे ट्रैफिक हम देख रहे हैं, जी अगर ये इतना सस्ता आम आदमी तक की पहुंच का है, तो क्या आसमान पे ऐसे ट्रैफिक जैम मिलेंगे हमें? क्योंकि हर आदमी अगर यूज करके हाँ, एक कॉमन सा होता है कि सब कहते हैं कि ऐसे ऐसे फ्लाई करेंगे और सब बहुत आपस में सिंपल क्वेश्चन, टकराएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन। मैं आपको आपके क्वेश्चन में ही आप रिप्लाई कर देंगे। आप एरोप्लेन में उड़ते हैं, हाँ जी। आपको ट्रैफिक लगता है? नहीं आप नहीं लगता ना, नहीं नहीं लगता। हाँ हाँ मुंबई एयरपोर्ट पे एवरी 30 सेकंड में एक लैंडिंग होती है, बिजिएस्ट दिल्ली में का भी यही है, बट ट्रैफिक नहीं लगता। तो ये सर एक इकोसिस्टम होता है, वो उसको रेगुलेट करता है, यू विल नॉट फील एनी हाँ, ट्रैफिक। समझ गया था। नहीं, उसके लिए डेडिकेटेड ATC बनेंगी ग्राउंड पे। हाँ जी। अभी क्या हो रहा है कि जो हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं इन सिटी, वो कहीं से रेगुलेटेड नहीं होते हैं, अच्छा वो ओनली पायलट के विजन पे उड़ता है वो। अच्छा अच्छा यस, वो ATC से कनेक्ट नहीं रहता है हेलीकॉप्टर्स। अच्छा, तभी ये सब होता है क्या? यस,
ये government को हेलीकॉप्टर ध्यान देना चाहिए फिर। इस हेलीकॉप्टर टेक्नोलॉजी और इकोसिस्टम में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं कि वो ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं होते हैं, लाइक ATC और GCS से कनेक्टेड नहीं होते हैं। eVTOLs में दे आर कनेक्टेड, वेल कनेक्टेड। सो आपको कहीं भी ये ट्रैफिक नहीं होगा कि कोई कहीं से उड़ रहा है, कोई कहीं से उड़ रहा Duration है। होगी दे कि हैव अ इतने के बाद डेडिकेटेड पाथ, वो उसी में ही उड़ेंगे और उसी में ट्रैवल में ही करेंगे अपने एल्टीट्यूड पे और फ्लाइट। ड्यूरेशन भी होगी कितने के बाद Durations, दूसरे everything, को ही everything. परमिट किया Yes, जाएगा ma'am, कि yes, आप उठो yes, उड़ो। yes, सर yes. ये बहुत अच्छी बात है। Yes. और मैं चाहूँगा कि दर्शकों को आपकी परमिशन से अगर हम ये एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखा सकें eVTOL का, जो शायद सजेस्टेड वीडियो है, जो आपका ही दिया हुआ है, हमको शेयर किया हुआ, तो आपकी परमिशन से कैन वी शो दैट? सर प्लीज शोकेश करिए, बहुत ही अच्छा इनोवेशन है और सबसे बड़ी बात है कि पेटेंटेड है इंडिया के लिए। ग्रेट। तो ये हमारे लिए काफ़ी प्राउड की चीज़ें हैं कि हम लोगों ने इंडिया में इस प्लेटफॉर्म को पेटेंट कर पाए हम लोग। थैंक यू। तो ये वीडियो आइए देखते हैं हम लोग, एक छोटा सा वीडियो। We are now preparing for departure. Please turn off all electronic equipment, including your mobile phone, which shall be completely off. Flight mode is not allowed during takeoff and landing. We ask you to place your cabin baggage either under the seat in front of you. Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day. सर ये इनोवेशन, रतनदीप जी एज CEO फाउंडर ऑफ विजेत्रा मोबिलिटी, बहुत ही प्राउड की बात है हम सभी के लिए। लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग रतनदीप त्रिपाठी जी, क्या आपकी डिफरेंट हॉबीज़ हैं और क्या इंटरेस्ट हैं अपार्ट फ्रॉम दिस इनोवेशन? क्या ऐसा कुछ है जो आपको और ज़्यादा एक्साइट करता है इस इनोवेशन से ज़्यादा, या एटलीस्ट खाली समय में आप क्या करते हैं? सर मैं एक स्टार्टअप हूँ फुल टाइम अच्छा, फाउंडर। ओके, और फाउंडर इनिशियल टाइम में बहुत रेयरली खाली टाइम में होता है। अच्छा। तो अभी तो मुझे कुछ खाली समय है नहीं। आई वॉज इन IAF ऑल्सो। उस टाइम पे मेरे पास कुछ खाली समय था, बट अभी तो एयरफोर्स जब से मैंने छोड़ा और ये स्टार्टअप जर्नी में आया तो आई डोंट हैव। उसके बाद कभी टाइम निकलता है तो आई Sir, used to take some books and all. बुक्स एंड Otherwise, I am a full-time founder. ओके 24/7 मैं full time founder में रहता हूँ। जी। Because ये एक बहुत ही तो यही किस hobby type है, की यही mission- passion है, यही सर life यही है। मेरा पैशन है। यही पैशन है, यही एविएशन इज माय पैशन। अभी तो Great. मेरा यही पैशन है। जब ये प्लेटफॉर्म कमर्शलाइजेशन हो जाएगा, जब चीजें ये उसमें आ जाएंगी, तब ये लगेगा कि यस आई हैव सम टाइम, सो Next. आई विल स्पेयर सम टाइम इन माय हॉबीज एंड ऑल। तो इसीलिए मैं अभी फुल टाइम, Great. वंस यू आर अ फाउंडर यू आर फुल टाइम फाउंडर। करेक्ट। ये बेसिकली मेरे थीसिस है। हाँ, नहीं, इट्स नहीं, करेक्ट। वैसे मैं जब होना कॉर्पोरेट में था तब आई वाज हैविंग अ सैटरडे संडे एंड हाँ। लग्जरी लाइफ एंड समथिंग, बट वंस यू आर अ फाउंडर, आप ऑफिस में एज अ फाउंडर CEO भी होते हो, और इवन अगर आपका ऑफिस बॉय नहीं आया तो यू आर विल बी अ ऑफिस बॉय आल्सो। करेक्ट। तो ये हमारे दर्शकों के लिए भी सीख है और हमारे लिए भी सीख है। अगर हमें फाउंडर बनना है तो बी रेडी फॉर डूइंग ऑल द कोर्स। Yes, starting with office boy to clerk and everything you should. ग्रेट। जैसे मैंने अभी आपसे पूछा सर वन मैन आर्मी हो आप, तो आपने कहा नहीं मेरी पूरी टीम है Yes. और वर्क करते हैं हम लोग। कुछ पूछ रहे थे आप, बीच में बात रह गई थी। शायद मैं भूल गई। कोई नहीं। जी जी मैम। मैं क्योंकि वो हाँ मैं ये पूछना चाहती थी, जब आप एयरफोर्स में थे एज अ पायलट, As a engineering officer. इंजीनियरिंग, अच्छा ग्राउंड, Yes, ground. दोनों वर्क में डिफरेंस मैं पूछना चाह रही थी, बट अगर आप मैम दोनों ही एविएशन से रिलेटेड थे। बहुत चैलेंजिंग टास्क होते थे, बट उसमें क्या होता था कि प्रॉब्लम्स ऐसी आती थी कि हम लोग उसको मेंटेन कर सकते हैं। कुछ इनोवेशंस हमने डाला, कुछ हमने 2-3 सिस्टम्स को करके उसको रेडी कर लिया इस टाइप का। लेकिन स्टार्टअप्स में जब मैंने किया तो ये टोटली न्यू था। अब इस प्लेटफॉर्म को हम लोग न्यू बना रहे हैं इंडिया में। वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, या तो हम रशियन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे, या ब्रिटिश प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे, या एक बहुत ही पुराना प्लेटफॉर्म था डकोटा DC-3 एयरक्राफ्ट है जो 1970 वॉर में काम हुआ। Correct. तो मैं भी उसकी फ्लीट उसमें था, उसको UK से लेके आने में इंडिया में। तो ये सारे काम हम लोग कर रहे थे, और कुछ हम लोगों ने गवर्नमेंट के इसमें फंड भी सेव किए अपने इंडिजीनियस वर्क से।
अच्छा लेकिन उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, इंडिया में अगर हम लोग एरोस्पेस करना चाह रहे हैं, कुछ प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहे हैं, तो वी हैव टू कनेक्ट ग्लोबली। ग्लोबल में कंपनियां, स्टार्टअप कैसे काम कर रही हैं, यू हैव टू एक्सप्लोर। आप आंख बंद करके नहीं बना सकते कि यस मैंने इंडिया में बना दिया है, क्योंकि एविएशन एयरक्राफ्ट आप इंडिया में नहीं बेचेंगे, आप इंडिया की नेबर कंट्रीज में भी बेचेंगे, ब्रुनाई में बेचेंगे, मलेशिया में बेचेंगे, इंडोनेशिया, श्रीलंका, एवरीथिंग, डोर्स आर ओपन। सो इसीलिए जब आप कुछ एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हो जो ग्लोबली एक्सपेंशन के लिए रेडी है, कैनेडियन, आई हैव अ कैनेडियन पार्टनरशिप आल्सो। ओके। सो ये सारी चीज़ें तब मिलती है जब आप यूनिक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम लोगों को इंडिया में इसके आईपी हमने क्रिएट करे और फिर हमने ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए रेडी किया। तो सेकंड हमारा जो ग्लोबल एक्सपेंशन चल रहा है वो मिडिल ईस्ट में हम लोग कर रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं पूछूंगी, अभी मैंने एक वीडियो देखा था ना, आई थिंक उत्तराखंड या कहीं का था, जी मैम, है ना, वो एक कोई लड़का है, उसने बना लिया है, वो उड़ा रहा है, उसको काफ़ी तारीफ हो रही है, उसके मतलब वीडियोस सभी देख रहे हैं। तो क्या पॉसिबल है कि कोई भी बना सकता है ऐसे? और इज इट एआई जनरेटेड और क्या क्या है? है बेसिकली सर देखिए, मैं तो क्योंकि टेक्निकल हम लोग नहीं जानते हैं, बस देख रहे हैं और सभी देख रहे हैं। नहीं, तो ये इस टाइप के क्या होता है कि जैसे अभी एक हम लोग सब लोगों ने केस सुना था जब ये ग्लोबल एआई कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो एक केस हुआ था, गलगोटिया यूनिवर्सिटी का केस हुआ था। उन्होंने कुछ चाइना का कॉपी करके शोकेस किया और उसको फिर वो ग्लोबल इशू बन गया मीडिया में। तो लोग क्या कर रहे हैं कि alibaba.com पे बहुत सारे इस टाइप के प्लेटफॉर्म रहते हैं चाइनीज, उनको इंडिया में लाके वाइट लेबल करके उसको इंडिया इनोवेशंस दिखा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, कंट्री की इमेज डाउन होती है, डिटेरियोरेट होती है। उस केस में भी यस, आपको नहीं करना है ऐसा कोई काम। आप अगर आप इमेज को इनहेंस नहीं कर पा रहे हो, इंक्रीज नहीं कर पा रहे हो, एटलीस्ट खराब मत करो। बहुत मुश्किल से हमारी जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट कर रही है, पीएम सपोर्ट कर रहे हैं। सो उनकी इमेज को खराब नहीं करना है हमें। एयरक्राफ्ट को बनने में, डिजाइन करने में, रिसर्च करने में 4 to 5 years लगते हैं। इससे पहले कोई नहीं बना सकता। सो अगर वो 4 to 5 years की रिसर्च करके बनाई है उसने और ये किया है, तब तो वो ठीक है। और अदरवाइज उसने कुछ प्लेटफॉर्म कहीं से लेके और वाइट लेबल करके कर रहा है, तो ये इट्स नॉट अ वर्क। ये फेलियर होता है, आपको समटाइम्स फेल होना पड़ेगा और बहुत सारे चैलेंजेस आ जाएंगे। बिल्कुल। सो इसीलिए नहीं करना है। इंडिया के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखना होता है सर। मतलब एक बार हम इमेज बिल्ड करते हैं तो उसको फिर से आपको खराब नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी हम इस फील्ड में धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। राइट मैम। और ग्लोबली इंडिया की इमेज अभी बन रही है, बनी नहीं है, बन रही है। सो हमें सपोर्ट करना है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक आप लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाते होंगे, एथर का एक स्कूटर है। हाँ जी, ये तो उसने 5 years लिए, 5 years बाद वो कमर्शलाइज हुआ। ओला ने 1 साल में कमर्शलाइज कर लिया था जी। और आज आप देखेंगे मार्केट में मैक्सिमम एथर की सेल हो रही है, ओला डाउन हो चुका है। वो मैंने तो देखा ये है था कई जगह उनके कुछ आप रिसर्च करके कोई भी चीज बना रहे हो, इट विल टेक टाइम, जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा होता है, लेकिन वो एक स्ट्रॉन्गर बनता है और पूरे मार्केट को वो कवर कर सकता है। अगर आप शॉर्टकट लेके बनाओगे, चाइनीज प्लेटफॉर्म लेके बनाओगे, ओला का मार्केट क्रैश हो सकता है, 40% उसके क्रैश हो चुके हैं। हाँ जी, शोरूम वो क्लोज मैंने सुना था, क्योंकि शेयर मार्केट में मैंने इन्वेस्ट किया था, फिर मैंने निकाल लिया था लॉस पे। सर ओला के साथ वी आल्सो गेट सम प्रपोजल, बट वी डोंट टेक अ पार्टनरशिप। एक और क्वेश्चन है रतनदीप जी, आप जो नए बच्चे हैं ना, काफ़ी जो मीन्स की करना चाह रहे एविएशन में इनोवेशन, उनके लिए कोई आपकी सलाह है? कोई मैसेज? बहुत मैसेज है मेरे लिए, बच्चों के लिए, बिकॉज मुझे तो बहुत चैलेंजेस हुए अपने स्टार्टअप को ग्रो करने में और इन सब में, बिकॉज आईएएफ की जर्नी में और स्टार्टअप की जर्नी में देयर इज अ लार्ज डिफरेंस। सो जब मैं आईएएफ से निकला और उसके बाद जब मैंने आईएम ज्वाइन किया और आईटी ज्वाइन किए, तो सबसे पहले गूगल के जो मास्टर क्लासेस होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, वो ज्वाइन किया रहे। अच्छा। वो बहुत यूज़फुल थे मेरे लिए। ओके। बहुत यूज़फुल थे। उसकी क्लासेस करने के बाद अब मैं जो आज के बच्चे आईआईटी कर रहे हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनके इक्वली मैं स्टैंडर्ड करता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, उनको ग्लोबली एआई के साथ कनेक्टेड होना पड़ेगा। उनकी गूगल की वर्कशॉप अटेंड करें, क्लाउड को यूज़ करें, चैट जीपीटी को ना यूज़ करें, सिंपल लाइट मैसेजेस नहीं करने, क्लाउड के बहुत सारे कोर्सेज हैं, उनको यूज़ करें।
तो वो बहुत यूजफुल होते हैं। सबसे पहले अपने आप को ग्लोबल स्टैंडर्ड का बनाना है। अगर आप एविएशन में कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो, आप देखो कि किसने क्या प्लेटफॉर्म बनाया, 4 to 5 केस स्टडी करो, उसके बाद अपने स्टार्टअप को स्टार्ट करो। सम काइंड ऑफ अगर आप प्लेटफॉर्म कहीं से लेके उसको वाइट लेवल करके करोगे, हाँ, वो कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वो इनोवेशंस नहीं होता बेसिकली। और मेरे ख्याल इनोवेशंस से नहीं होता। उसकी लाइफ भी ज़्यादा लंबी नहीं होती। हाँ, लाइफ नहीं होती मैम, और थोड़े बहुत टाइम तो आपको लगेगा कि ग्रो कर रहा है, फिर उसके बाद नहीं करता है वो। बहुत सारे फेलियर के केसेस हैं, तो इसीलिए जब भी आप कर रहे हो यू शुड डू अ रिसर्च। इट विल टेक अ टाइम। ऑब्वियसली रिसर्च कर रहे हैं आप, नई चीज़ इनोवेट कर रहे हैं, कुछ यूनिक सा आइडिया है, तो ऑब्वियसली आइडिएशन स्टेज से निकल करके और पहले सर इतना था नहीं कि आप अपने प्लेटफॉर्म को कंपेयर नहीं कर सकते थे। जी आज के टाइम पे आपके पास सर्च इंजन बहुत सारे अवेलेबल बहुत हैं। सारे हैं, हाँ। आप प्लेटफॉर्म रख के देखिए, उसमें चैट जीपीटी में, क्लाउड्स में, आपको वो आपके इक्वल बता देगा कि हाँ कहाँ क्या क्या प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं और आप में क्या इंप्रूव कर सकते हो, ये भी बता देगा। बट आपको इम्प्रूवमेंट करने पड़ेंगे, वाइट लेवल से नहीं चलेगा। वाइट लेवल। सर ये अभी आपने बोला जस्ट कि एआई और क्लाउड की वजह से, तो क्या हम जो इनोवेशन हम कर रहे हैं आज की डेट में, क्या वो भी कहीं ना कहीं हैम्पर होता है उससे? मतलब कोई नेगेटिव साइड आई एम आस्किंग कि क्लाउड आ गया है, एआई आ गया है, आप इतना अच्छा वर्क कर रहे हैं पिछले 5 साल से 10 साल से, आपने कुछ बनाया है, तो क्या वहाँ पे कुछ ऐसा थ्रेट लगता है कि इसके आने के बाद कुछ डिफिकल्टीज बढ़ सकती हैं हमारी, ऐसा कुछ दिखता है? सर एज अ इनोवेटर ये सपोर्ट्स हैं सिस्टम, अच्छा, ये सपोर्टर हैं। तो ये जो लोग बोल रहे हैं कि एआई आने से हो सकता हो मैन पावर कम हो जाए या कुछ भी हो, सो हो सकता है, कंसल्टेंट्स में हो सकता है, कंसल्टेंसीज में जो आपकी बिग 4 कंपनीज हैं उनमें कुछ हो सकता है, सॉफ्टवेयर कंपनीज में हो सकता है, बट इनोवेशंस में ये एक वरदान है। अच्छा, एवरीवेयर आप जो ग्लोबल स्टैंडर्ड का आप एयरक्राफ्ट आज इंडिया में बना रहे हो, ये कहीं ना कहीं आपको गूगल का स्टार्टअप्स प्रोग्राम चल रहा है वो सपोर्ट करता है, या आपको क्लाउड का चल रहा है, वो सारे के सारे AWS सपोर्ट करते हैं। ओके, सो हमें गूगल ने दे सेलेक्टेड इन एक्सेलरेटर प्रोग्राम एंड दे गिवन अराउंड इन 23 लाख रुपीस क्रेडिट। ग्रेट। तो ये हेल्प बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए सो ये बहुत हेल्पफुल है। ये तो आज के टाइम पे आप उस टाइम पे नहीं कर सकते थे। अगर आप गूगल में डाल के देखोगे वो नहीं बताएगा, बट आप सर्च इंजन में डालेंगे, चैट जीपीटी में डालेंगे, क्लाउड्स में डालेंगे, वो आपको एक प्रॉपर राइटअप लिख के देगा, आपकी रिसर्च में, इनोवेशंस में बहुत हेल्प करेगा। तो दे आर ए यूजफुल। आप कैसे एआई को यूज करते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात है सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एआई बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है, हम लोग भी अभी भी सीखते रहते हैं। मुझे जब भी मौका लगता है मैं सीखता हूँ, वर्कशॉप अटेंड करता हूँ गूगल की, कुछ ना कुछ नया मिलता है। इवन एक फर्स्ट वर्कशॉप थी, आई वाज इन दिल्ली और वो लखनऊ में प्लान थी, तो मैंने फुल नाइट गाड़ी ड्राइव की और अगले दिन जाके वर्कशॉप भी अटेंड करी लखनऊ में। तो ये मुझे बहुत यूजफुल हुआ उसके बाद। तो ये बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर उन्हें कहीं इस टाइप का मिल रहा है एक्सपोजर, गूगल की वर्कशॉप और इस टाइप की वर्कशॉप जरूर अटेंड करें। ये बहुत ही यूनिक है जो इंडिया के लिए है। तो दर्शकों, ये बहुत अच्छी जानकारी हमको रतनदीप जी से मिली कि गूगल की वर्कशॉप्स होती रहती हैं और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नॉलेज अवेलेबल करा रहे हैं, तो उसको यूटिलाइज करते हैं और कुछ नया इनोवेट करते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो हमारे मैसेज बॉक्स में आप लिखेंगे और हम रतनदीप जी से डायरेक्ट आपसे मतलब उसका उत्तर लेके आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। तो दर्शकों, हम लोगों को आज की डेट में बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है रतनदीप जी से, और इनका इनोवेशन कितना यूनिक है ये हम लोगों ने जाना। बातों बातों में ये भी आया कि eVTOL अभी बन रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल मोड में काम कर रहे हैं, यानी कि बैटरी के थ्रू। ये भी डिस्कशन में आया कि हाइड्रोजन जो है ये इसका फ्यूचर। लेकिन अभी हम देखें कि कुछ दिनों पहले हमने देखा न्यूज़पेपर्स में ये था कि हाइड्रोजन बेस्ड ट्रेन भी चलना शुरू हो गई है। तो अभी वो छोटी डिस्टेंसेस को कवर कर रही है। तो हम रतनदीप जी से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सर ये कॉस्ट इसकी ज़्यादा है, या अभी हम इसको ट्रायल बेसिस पे रन कर रहे हैं इसलिए हमने इसको अभी पूरी तरह से अडॉप्ट नहीं किया इस टेक्नोलॉजी को। तो क्या कॉस्ट उसकी हमको रोक रही है इस चीज़ को करने से?
सर अभी जो ट्रेन पीएम ने लॉन्च करी है, बेसिकली अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी लॉन्च ट्रेन है ग्लोबली। अच्छा जी, इसके पहले जो ट्रेन जहाँ भी चल रही है वो 4 to 5 कोचेस की चल रही है। अच्छा। इंडिया ने जो चलाई है वो 10 कोचेस की है, बिगेस्ट। हाँ। तो उसके लिए कितना हाई उसका इंजन होगा और उसके जो हाइड्रोजन टैंक्स, हाइड्रोजन जनरेशन, हाइड्रोजन देन इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, वो कितने बिगर साइज के उन्होंने इनोवेशंस करके लगाए होंगे सर। ये सबसे बड़े चैलेंजेस हैं बिकॉज एंड क्या होता है जब कोई नई टेक्नोलॉजीज को चलाई जाती है तो वो एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह चलाई जाती है। तो ये अभी जो चल रही है ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, ये अभी 2 से 3 साल तक ऐसे ही चलेगी, ठीक है सर, और बहुत छोटे रूट पे ही चलेगी। इसकी परफॉर्मेंस चेक की जाएगी, सारे फिगर्स चेक किए जाएंगे, फिर इसके बाद एक्सपेंड किया जाएगी, इसकी रेंज एक्सपेंड की जाएगी। हो सकता हो आपको दिल्ली टू वैष्णो देवी तक के लिए मिल जाए या साउथर्न पार्ट्स में मिल जाए। सो जब भी नई टेक्नोलॉजीज आती है उसको एज अ पायलट प्रोजेक्ट्स 2 से 3 साल हमें चलाना पड़ता है। लाइक एथेनॉल पे हम बात करेंगे तो ये 4 to 5 ईयर्स से इसमें टेस्टिंग हो रही थी। 5% पे टेस्टिंग करी इन्होंने, 10% पे करी, फिर 20% पे करी। तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट चलते रहते हैं सर। देन उसके बाद वो कमर्शलाइजेशन में जाता है। ओके। लेकिन मेन क्वेश्चन यहाँ पे क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है हमारे क्योंकि मोबिलिटी सर हाइड्रोजन महंगा है, सर हाँ। सर सर अभी आज के टाइम पे अगर हम कहेंगे तो हाइड्रोजन केवल पायलट प्रोजेक्ट्स में यूज हो रही है। और आज का जो प्राइस है हाइड्रोजन प्रोडक्शंस का इंडिया में वो अराउंड $3 के अराउंड है। अच्छा एंड इंडिया में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 8,000 टन बना रही है इंडिया। अच्छा इनका जो टारगेट है वो 5 मिलियन टन अप टू 2030 तक ये प्रोडक्ट करेंगे। अच्छा सो उससे क्या होगा कि जो हाइड्रोजन की प्राइसिंग है वो 1/3 हो जाएगी। अच्छा तो अगर Is अभी equally to $3 है तो तब $1 आप ये समझिए कि आपके जो सीएनजी के प्राइस हैं उसके बराबर आ जाएगी। तो उस टाइम पे आपकी जो ये ट्रेन, आपकी बसेस, आपके ट्रक्स, आपकी ई मोबिलिटी ये अफोर्डेबल हो जाएगी। ओके गवर्नमेंट ऑलरेडी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च कर दिया है। उसमें उन्होंने 500 करोड़ रुपीस डेडिकेटेड डाल के रखे हुए हैं फॉर इनोवेशंस के लिए। एंड इसके बाद गवर्नमेंट ने अभी एक न्यूक्लियर रिएक्टर सेट किया है फॉर हाइड्रोजन प्रोडक्शंस ओनली। अच्छा अच्छा ओनली ये एक यूनिक इनोवेशन हुआ है जो ग्लोबली लोगों को इसका आइडिया ही नहीं है कि हाइड्रोजन प्रोडक्शंस के लिए न्यूक्लियर सेट किया किसी ने। अच्छा। अच्छा ये हमारी भी जानकारी ये अभी तक नहीं, मुझे सर हमें भी नहीं पता हाँ, था। और ये इस पे बहुत- थोड़ा सा आप बताएं कि कहाँ कैसे और ये हमारे साउथर्न पार्ट में है अच्छा। और ये अभी जस्ट इसका एक पार्ट स्टार्ट हुआ है, नेक्स्ट पार्ट इसका अगले साल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका जब फुल अपने कैपेसिटी में आएगा तब आप इंडिया में 5 मिलियन टन हाइड्रोजन प्रोडक्शन होगा। सो हम इंडिया में भी यूज करेंगे अपने व्हीकल्स में, ईवीटॉल्स या टैक्सीज में यूज करेंगे, हम बसेस में यूज करेंगे, जनरेटर आपके ट्रक्स में यूज होंगे। ट्रक्स भी अशोक लेलैंड ट्रक्स बना रहे हैं कुछ इसमें, वो गुजरात में चल रहे हैं, वो भी तो फील्ड ट्रायल्स में चल रहे हैं गुजरात में। ओके। रिलायंस के साथ चला रहे हैं वो लोग मिलके, जीओबीपी के साथ। अच्छा, अच्छा। तो सारे प्लेटफॉर्म्स अभी चल रहे हैं पायलट प्रोजेक्ट्स पे। 4 to 5 ईयर्स में ये कमर्शियली स्टार्ट हो जाएंगे। बसेस भी स्टार्ट हो गई हैं, दिल्ली में चल रही हैं। फ्रॉम दिल्ली आई थॉट मेन प्लेस टू नोएडा को कनेक्ट कर रहे हैं ये लोग। सो ये चीज़ें हैं सर, अभी पायलट प्रोजेक्ट्स पे हैं तो इसलिए एक्सपेंसिव लग रहा है, बट 4 to 5 ईयर्स में ये अफोर्डेबल हो जाएगा। जब वॉल्यूम प्रोडक्शन होगा, जी स्केल अप सर, जी। होगा तो अभी मेन जो हाइड्रोजन की 2 ऐसे बोटलनेक हैं जो अभी सबके लिए ये गले की हड्डियां बनी हुई हैं। लाइक आपकी जो इलेक्ट्रोलाइजर होता है, जहां हाइड्रोजन प्रोडक्शन होता है, इलेक्ट्रोलाइजर्स की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। ओहो तो गवर्नमेंट उसको रिड्यूस कर रही है, पूरे फंड्स डाल रही है कि उसको रिड्यूस किया जाए। और दूसरा हाइड्रोजन को ट्रांजिशंस करने में, बिकॉज अगर अभी आंध्र प्रदेश में बन रही है और अगर मुझे दिल्ली में चाहिए तो इट्स चैलेंज। और मेरे केस में क्या है कि अगर आपको प्राइवेट प्लेयर इंडिया में चाहिए तो देयर आर 2 प्राइवेट प्लेयर्स, अडानी और रिलायंस, यही कर सकते हैं हाइड्रोजन प्रोडक्शंस में और ट्रांजिशंस में। सो मेरे केस में रिलायंस फॉरवर्ड आया और उन्होंने सपोर्ट किया कि यस आई विल सपोर्ट योर हाइड्रोजन इकोसिस्टम, दे विल चार्ज माय एयरक्राफ्ट एंड हाइड्रोजन प्रोडक्शंस एंड ट्रांजिशंस ऑल ओवर इंडिया। तो ये एक इकोसिस्टम है, ये आपको बहुत रेडी करना पड़ता है अपने प्लेटफॉर्म जब
आप इसको कमर्शियलाइजेशन में लेके जाएंगे। जी बिल्कुल। ये इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं कि हम लोगों की नॉर्मल आदमी या नॉर्मल हम क्या कॉर्पोरेट्स की पहुंच से बाहर हैं, तो अच्छी चीज़ है कि रिलायंस और अडानी जैसे कॉर्पोरेट हाउसेस ऐसे इनोवेशन को सपोर्ट कर रहे हैं और इस इकोसिस्टम को डेवलप करने में, कंट्री की विजन को डेवलप करने में दे आर गिविंग देयर फुल सपोर्ट। और मेक इन इंडिया को प्रमोट करने में काफ़ी हेल्प है। सब बहुत मिनिमम चांसेस होते हैं कि बिगर लाइक अडानी एंड रिलायंस किसी स्टार्टअप को सपोर्ट करते बिल्कुल, हैं, बहुत बड़ी चीज़ लेकिन है। इन माय केस आई गेट अ सक्सेस, और मेरे केस में दे इनवाइटेड मी, अच्छा, they invited me to take their अदरवाइज support. तो यू कीप ऑन नॉकिंग द डोर, Yes, बट yes. कभी खुलता नहीं वो But दरवाजा। मेरी टेक्नोलॉजीज में ये रहा कि they invited me for a support and I get a full support. मतलब ये कि जहाँ चाहे वहाँ जा है Yes. आप में। So मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था even, लेकिन जब उनके मैंने थॉट्स सुने तब मुझे लगा कि नहीं, they are doing good. It's a right time to do some kind of partnership and all, right? So I done it. सही है सर। एक क्वेश्चन और है मेरा आपसे कि अभी जो यंग जनरेशन है एविएशन में अपना कैरियर बनाना चाहती है, तो क्या स्कोप है मैम आगे इनोवेशन को लेके? हाँ, इनोवेशंस मैं बताता हूँ। आजकल के बच्चे जॉब से बेटर समझते हैं खुद। हाँ, अभी मैंने कहीं पढ़ा था कि 9 to 5 जो है वो दैट इज आउटडेटेड। अभी जो है वो फ्रीलांस गिग्स का जमाना ज्यादा है। तो सर 9 to 5 में ऐसा कहा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट जब फाउंड की गई थी जी, तो ये उसका ट्रेंड था बेसिकली। माइक्रोसॉफ्ट से निकल के आया है 9 to 5, अच्छा 9 to 5 वहाँ का है। वहाँ से निकल के आया है, फिर ये इंडिया में आया है, फिर आया है। तो आज के टाइम पे अगर नया बच्चा इनोवेशंस पे काम कर रहा है तो वो इट्स नॉट अ 9 to 5, वो अपने घर से भी बैठ के कर सकता है, एज अ फ्रीलांसर भी कर सकता है, या अदर उस पर भी कर सकता है, वर्क फ्रॉम होम से भी कर सकता है। कहीं भी कर एंड अब हम लोग आ जाते हैं कि एविएशन में क्या आगे जाके होगा, कहाँ से इतने सारे ओपनिंग्स आ सकती हैं। तो एविएशन एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा अभी आने वाले टाइम पे बूस्ट करेगा आफ्टर स्पेस। स्पेस ऑलरेडी कर चुका है इंडिया में, बट स्पेस में क्या है कि कम्यूटेटर्स नहीं है डेली लाइफ के। एरोस्पेस में लाइक मोबिलिटी में और हमारे जो ईवीटॉल्स हैं या टैक्सीज हैं, इनमें डेली कम्यूटेटर्स हैं, डेली लोग चलते हैं, है ना। आप डेली एयरपोर्ट जाते हैं, आप डेली ऑफिस जाते हैं, तो इनमें डेली पैसेंजर्स मिलते हैं। तो ये इंडस्ट्रीज ग्रो करने के बहुत मैक्सिमम चांसेस हैं। ईवीटॉल्स ऑपरेशंस बढ़ेंगे, तो उसमें हमें वी रिक्वायर्ड इंजीनियर्स, वी रिक्वायर्ड MBA ग्रेजुएट फ्रॉम एविएशन मैनेजमेंट एंड ऑल। तो दैट टाइम डेफिनेटली मल्टीपल यस मैम, यस। इवन मतलब आपके जो एयरलाइंस में तो वैकेंसीज हैं ही, इसके बाद ईवीटॉल्स के जब ऑपरेशन स्टार्ट होंगे तो इसके इंजीनियर्स, इसके पायलट्स, इसके ग्राउंड स्टाफ, इसके रडार स्टाफ, मल्टीपल वैकेंसीज विल ओपन, मल्टीपल। आप सभी अभी से अपनी रिज्यूमे ड्राफ्ट कर लिया। एविएशन मैनेजमेंट विल बी द हॉट पिक इन नेक्स्ट कम यस। तो इसीलिए डेफिनेटली एविएशन विल गिव इकोनॉमिकल बूस्ट टू द कंट्री आल्सो। बहुत अच्छी जानकारियां हमको मिल रही हैं रतनदीप जी से, लेकिन समय की कमी की वजह से हम उतना ज़्यादा डिस्कशन, वैसे तो डिस्कस करने बैठे हैं तो शायद 4-5 घंटे कम पड़ जाएंगे रतनदीप। मैं जानता हूँ उतना समय आपके पास भी नहीं है। मैं थोड़ा सा रोकूंगी। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा, इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है एविएशन में, इनोवेशन में? बेसिकली हम लोग अगर एविएशन से UAM बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अर्बन एयर मोबिलिटी में। अर्बन एयर मोबिलिटी, करेक्ट, हाँ, दैट इज इट। सो हम लोग अगर कहेंगे तो 3rd पोजीशन पे होंगे। थर्ड पोजीशन, फिर भी बहुत है। यस, बहुत है। that's a great thing, हम sir. अपने लिए क्लैप कर सकते हैं। US first, US second Middle East, third India. सही Yeah. है। तो So India is ये growing. जो हम India is growing. पहले बेसिकली हुआ ये था कि मिडिल ईस्ट सबसे नंबर 1 पे जा रहा था, बट ये जब से ये ईरान और यूएस का कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो मिडिल ईस्ट में बमबारी हुई, तो वहाँ पे जो नया फर्स्ट एयरपोर्ट वहीं पे बनने वाला था, लैंडिंग टेक ऑफ फर्स्ट इन दुबई। तो वो सारा वहाँ पे होल्ड पे हो गया, एंड यूएस का जो प्रोग्राम चल रहे थे वो कंटिन्यू थे वहाँ पे। तो यूएस अभी फर्स्ट में है, देन मिडिल ईस्ट है, फिर इसके बाद इंडिया है। इंडिया। तो हम लोग 3rd पे हैं, बट होपफुली 2nd पे बहुत जल्दी आ जाएंगे। उस दिन क्या मैं चाहूँगी जल्दी आए, क्योंकि
उस दिन हर रतनदीप जी हमारे संग में फिर से होंगे। सर बेसिकली जैसे हर सेक्टर में हम ग्रो कर रहे हैं, तो एविएशन में भी देखिए हम 3rd पोजीशन पे हैं, 2nd पे पहुंचने वाले हैं। तो मेक इन इंडिया पे ही फोकस रखो आप लोग, और आगे बढ़ेंगे हम इसी पे। सर मैं थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड सिचुएशन में डालना चाहता हूँ, मे आई विद योर परमिशन। सर नो प्रॉब्लम। सर हम एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करेंगे क्वेश्चंस का। यू कैन पास द क्वेश्चन, यस नो में भी आप जवाब दे सकते हैं, ऑलराइट और एक सिंगल वर्ड में भी जवाब दे सकते हैं। ऑलराइट। ओके। रतनदीप जी एज अ ह्यूमन बीइंग। बैलेंस्ड। बैलेंस्ड। ओके। मैं एक्चुअली अगर आप देखोगे ना, मेरी जो जोडिक साइन है वो लिब्रा है, लिब्रा। ग्रेट। तो मैं ऑलवेज बैलेंस रहता हूँ ठीक है। in my social life, in my startup, in my innovations, everything I am very balanced. एज अ इनोवेटर balanced बैलेंस। because आप कोई वो नहीं कर सकते कि मैंने दुनिया का ऐसा कुछ काम कर दिया, नहीं, आप वो इक्वली काम कर रहे हो जो दुनिया कर रही है, तब आप वो इस काम को लेके जा सकते हो। Okay, so Ratandeep ji, as a human being balanced, your ambition, Sorry, ambition, एम्बिशन। my ambitions, India should lead, India should lead. yeah, in UAM. That's my ambition. Okay. Your vision about Vijetra mobility. विजेत्रा, या बेसिकली विजेत्रा का मैं आपको ये बताता हूँ कि हम लोगों ने ये नाम कैसे लिया। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ जैत्रा एंड विजेतर, Okay. राइट। तो जैत्रा इज अ सेकंड चैट्रियोड ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ओके। एंड विजेतर इज अ विंड इन बोशनियन लैंग्वेज। तो कॉम्बिनेशंस जब हम इसका करते हैं तो ये विजेत्रा निकलता है। तो विजेत्रा मीन्स हो गया कि ये लॉर्ड कृष्णा का रथ है जो कि हवा में विजय के लिए निकला उड़ता है, मतलब मैं तो उससे ऐसा मुझे ज्यादा। लगता है विजय के लिए। सो इसीलिए जब हम लोगों ने इस पे काम किया, इसके पेटेंट्स पे काम किया, तो ये किया कि ये एक इंडिया को जब जर्नी स्टार्ट हो रही है एक एयरक्राफ्ट की, तो ये उसका एक बेस होना चाहिए कि फर्स्ट एयरक्राफ्ट जो इंडिया ने बनाया वो पेटेंटेड बनाया, वो उसका बेस है। अब जो इसके बनेंगे वो इसके ऊपर आएंगे, तो बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग होना दैट्स ओनली फॉर बेस। रतनदीप जी स्पोर्ट्स फॉलो करते हैं? सर अभी स्पोर्ट्स में फॉलो करता हूँ, जी। बट मैं फुल टाइम फाउंडर हूँ, फुल टाइम फाउंडर तो इसीलिए अभी मैंने फुल टाइम के लिए स्पोर्ट्स को होल्ड कर रखा है। Okay. इवन मैं आईपीएल भी नहीं आईपीएल भी नहीं देख पाता। So means cricket or football? That's what I wanted to know. Or some other सर sport? नो क्रिकेट, नो फुटबॉल। इन केस अगर घर पे टाइम मिलता है तो आई यूज टू बैडमिंटन Okay, और मे बी चेस। Great. And movies देखते हैं? मूवीज देखता हूँ सर। हिंदी, हॉलीवुड, सर बॉलीवुड? बोथ। बोथ। अभी कौन फेवरेट एक्टर आपका? मेरा फेवरेट एक्टर तो मैं आपको बताऊं, Actress, shall I सर नहीं, मैं बहुत ही सिंपल चीजें देखता हूँ। जैसे जॉन इब्राहिम मेरा फेवरेट है, Abraham. बहुत बेसिक टाइप। Okay. अच्छा अच्छा। अक्षय कुमार, अक्षय कुमार। ये लोग थोड़ा ठीक। गाना गाते हैं नहीं सर, रतनदीप जी? सर गाना नहीं गाता हूँ मैं, गाने गाने का टाइम नहीं है। स्टार्टअप की जर्नी में You are listening to the music of life instead. इसीलिए गाना गाने के लिए अभी तो मुझे 1-2 साल और लगेंगे। जब ये चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी तब मैं बैठ के गाना गाऊंगा। ठीक है, आप अपने ही उस पे विजेत्रा के उस पे बैठ के और पहला गाना गाएंगे। हाँ, Okay. हाँ। So Ratandeep ji's Vijetra mobility, India or abroad? सर both Both. because we already set in India and we get invited from Middle East and other countries, so we are expanding in there, both. So in this case our patent is supporting us, because if you have a patent you can expand any country, any friendly country for us. तो ये हम लोगों ने बेसिकली इस चीज़ पे बहुत काम किया अपने पेटेंट्स पे। Great. So it was lovely talking to you. आपकी तरफ से नीता जी कुछ? नहीं, बस बहुत सर ने बताया। मैं सिर्फ सर से कुछ यही जानना चाहती थी, अपने युवा जो आविष्कार करने वाले हैं उनके लिए जानना चाहती थी। नहीं, बहुत अच्छा रतनदीप ने गाइड किया। और कभी भी कोई भी आप इस टाइप का काम करते हो तो आधा अधूरा नहीं छोड़ें, पूरा करें अपने सपने को और आगे बढ़ें। आपके लिए गवर्नमेंट है, आपके लिए प्राइवेट सेक्टर भी खुला हुआ है, तो इसलिए बीच में ना छोड़ें। सही एज पे अगर कोई शुरुआत होती है तो उसको पूरा करें। रतनदीप जी के लिए कुछ 2 लाइनें मेरे जहन में आ रही हैं, तो मैं चाहूँगा उसको दर्शकों से साझा करना। आसमां को लगता है कि वो ही अकेला बुलंद है,
आसमां को लगता है वही अकेला बुलंद है, हमने भी हौसलों से अपना रास्ता चुना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो रतनदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातृभूमि की टीम की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूं, और आप यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे आपसे फिर अगले पॉडकास्ट में किसी समय फिर से एक बार मुखातिब हूं और दर्शकों के लिए कुछ नई जानकारी लेकर के आए। जी सर, मुझे भी जरूर। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे जी, आके जी। आप मैम के साथ, सर के साथ। शायद तब बैठेंगे जब फर्स्ट फ्लाइट आपकी होगी। जी, उस दिन समय हम समय नहीं मिलेगा, हमें पहले ही करना पड़ेगा। लेकिन रतनदीप जी को अगले पता है कि अगले किसे 6 time महीने में तो देना है। हाँ, अगले 6 महीने में हम लोग उसका कार्गो उड़ाने वाले हैं। अच्छा। अरे वाह, वेरी गुड। तो 6 महीने बाद हम लोग मिल सकते हैं, और उसके बिल्कुल। बाद 28 में इसका पैसेंजर। अगर आप हमको अपॉर्चुनिटी देंगे तो हम चाहेंगे उसका लाइव कवरेज करें। बिल्कुल सर, मिलेगा। हाँ, हम ये लोग डन अभी, रहा। हमारी रिसर्च जो है वो IIT दिल्ली के कैंपस में चलती है, अच्छा तो हम लोग वहाँ पे इनवाइट करते रहते हैं। अच्छा। यू नो, अगर आप हमें इनवाइट करेंगे तो हमारी बिल्कुल, टीम वहाँ पे जाएगी, हमारी और टीम आपका जाएगी। लाइव जो भी चल रहा है प्रोजेक्ट जैसे कर रहे हैं, अगर आप अलाउ करेंगे और दैट इज मींस एज पर द लॉज, तो हाँ। हम उसको कवर ऑल करेंगे। राइट, ऑल राइट। हाँ, तो दर्शकों, आपको रतनदीप जी के मेन जहाँ पे रतनदीप जी वर्क करते हैं, कैसे करते हैं, इसको भी शायद हम कोशिश करेंगे एक नियम के अंदर दिखा सकें और आपको कुछ उससे सीखने को मिले। यही हमारा प्रयास रहेगा। धन्यवाद। वंदे मातृभूमि। वंदे मातरम।